गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आज हम बात करेंगे आयरन ग्रुप की। आयरन ग्रुप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। अगर हम इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर हम इन एलिमेंट्स के ऊपर नज़र डालें, इन ये जो 9 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 ग्रुप 8 के, 3 ग्रुप 9 के एंड 3 ग्रुप 10 के, ये जो 9 एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत मैच करती है। और प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी स्टार्टिंग में जो बनाई थी उसमें ये ग्रुप 8 का फॉर्मेशन करते थे। ये 9 एलिमेंट्स आप मिलके ग्रुप 8 के अंदर आते थे। इनके अंदर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब एक रो के अंदर इनके अंदर सिमिलरिटीज़ बहुत है बजाय एक ग्रुप के। इसमें भी अगर हम देखें कि जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेकंड एंड थर्ड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, या ये कह लीजिए कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट अपने आप में ज़्यादा समानता दिखाते हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो इस बिहाफ पे ये जो 9 एलिमेंट्स हैं इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेरस मेटल्स जिसके अंदर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल है, एंड दूसरा 6 मेटल्स हैं जिनको हम प्लैटिनम मेटल्स कहते हैं, जिसमें हमारा रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम आता है। तो इनको हमने एक मेटल जैसे कि फर्स्ट ग्रुप जिसमें ये आयरन से रिजेंबल करते हैं इसलिए हमने इसको फेरस मेटल्स कहा है, और ये जो 6 एलिमेंट्स है ये प्लैटिनम से मैच करते हैं तो हम इनको प्लैटिनम मेटल्स ही कहते हैं। आयरन इज़ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज देन एनी अदर मेटल, पर्टिकुलरली इन स्टील मेकिंग। ये आप देख रहे हैं आयरन का यूज़ बहुत होता है। प्योर आयरन इज सिल्वरी इन कलर, नॉट वेरी हार्ड एंड इज़ क्वाइट रिएक्टिव। आयरन अपने आप में बहुत हार्ड मेटल नहीं है। द फाइनली डिवाइडेड मेटल इज़ पायरोफोरिक, वही कि अगर आप इसे खुला छोड़ेंगे फाइनली डिवाइडेड पाउडर है ये तो ये आग पकड़ लेगा। इट हैज़ ए वेरी ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आप देखते ही हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में आयरन की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, इसके अंदर आयरन का बहुत बड़ा रोल है। The extraction of iron has played a considerable part in the development of modern civilization. किस तरीके से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओस से, उसके आयस्क से। आयरन इज बिगिन व्हेन मैन फाउंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर्स। ये आपको पता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता कब आगे बढ़ी, जब आयरन को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया उसने, जब ऑक्साइड से लोहा बनाना सीखा तब जाके उसको जो हमारी मानव सभ्यता थी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। उसने हथियार बनाए, औजार बनाए और फिर इस तरीके से हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। Ruthenium and osmium are very rare and found in metallic state together with platinum metals and the coinage metals copper, silver and gold. ये elemental state में मिलता है। जो हमारे कॉइनेज मेटल्स हैं उनके उन्हीं की तरह में उनके साथ में ये प्लैटिनम मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स के साथ में मिलता है। After oxygen, silicon and aluminium, iron is the 4th most abundant element in the earth's crust. सबसे ज़्यादा, मतलब इन 3 के बाद चौथा नंबर अर्थ क्रस्ट पे इसका है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम द ओर्स हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट FeOOH एंड सिडेराइट FeCO3। आपको पता है कि हमारा जो आयरन है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो, मतलब इसकी मैग्नेटिज्म इसके अंदर काफ़ी होता है, तो इसलिए ये ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। द और पायराइट FeS2 आयरन सल्फाइड जो है, बिकॉज ऑफ इट्स मेटेलिक अपीयरेंस इज़ ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। इसकी अपीयरेंस जो होती है वो पीतल जैसी होती है, तो इनिशियली ये माना गया कि ये गोल्ड है, इसको गोल्ड समझा गया, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर आयरन इज़ +6 विच इज़ रेयर एंड इज़ ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। बहुत ही अनस्टेबल होती है, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। द मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +2 एंड +3। +2 is the most stable and exist in aqueous solution. Salts are known as ferrous salts. +2 स्टेट में जो salts होते हैं उनको हम कहते हैं ferrous salts.
+3 जो होती है वो स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग होती है, अदरवाइज इट इज़ स्टेबल बट थोड़ी सी ऑक्सीडाइजिंग होती है। सो और इस स्टेट में जो सॉल्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं फेरिक सॉल्ट्स। रुथीनियम एंड ऑस्मियम बोथ शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन RuO4 एंड OsO4 रेस्पेक्टिवली। ये मैंने पहले भी बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे को रुथीनियम एंड ऑस्मियम में ही मिलती है। और अगेन ये उस ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ऑक्साइड्स की बात करें तो आयरन के सभी ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं। FeO नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है और इसके अंदर मेटल की डेफिशिएंसी होती है। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि किस तरीके से नॉन स्टाइक्योमेट्रिक ऑक्साइड्स के अंदर आती है। तो वो दोनों तरीके की हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है, नॉन मेटल की भी हो सकती है। आयरन के केस में ये मेटल डेफिशिएंस होता है। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला है Fe.95O। इट डिजॉल्व्स इन एसिड्स एंड इज़ कम्प्लीटली बेसिक। ये बेसिक नेचर का होता है। Fe2O3 एंड Fe3O4 लाइक FeO ऑल टेंड बी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। बेसिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा कि यूजुअल ट्रेंड है। नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ नॉन स्टाइक्योमेट्री अराइजेस इन आयरन ऑक्साइड्स? Why basicity of oxides decreases with increasing oxidation number? रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन के केस में। आप देखते हैं कि आयरन की रस्टिंग होती है, जंग लगती है। तो जंग किस तरीके से लगती है? आयरन एटम, ये एक स्पेशल केस है कोरोजन का। कोरोजन में आपने पढ़ा है कि ये कोरोजन मीन्स जो मेटल हम जिसकी बात कर रहे हैं या कोई भी मटेरियल, उसका धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वाटर, इन सब से रिएक्ट करके अपने एनवायरनमेंट में और उसका रिएक्ट करके और हटते जाना। तो ये कोरोजन का स्पेशल केस है। आयरन एटम आर कन्वर्टेड टू Fe+2 एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब आयरन एलिमेंटल स्टेट में होता है तो वो पहले Fe+2 और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो उसके आसपास मौजूद या तो पानी है या वेपर्स है, उनकी H+ से रिएक्ट करता है और ये हाइड्रोजन बनाता है। ये हाइड्रोजन फिर रिएक्ट करती है एटमॉस्फेरिक डाइऑक्सीजन से, जो हमारा O2 मॉलिक्यूल है, और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। आपने नोटिस किया होगा कि रस्टिंग हमेशा एयर में, जब हमारा आयरन पड़ा रहता है खुले में और पानी साथ में होता है, उसी वक्त रस्टिंग का प्रोसेस होता है। और उस रस्टिंग को रोकने के लिए हम इसके ऊपर पेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो पेंट करने से क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर्स है या जो पानी किसी भी तरीके से वहाँ आता है उसके पास में, उसको और ऑक्सीजन को उससे डिस्कनेक्ट कर देता है सरफेस से। अब ये जो Fe+2 बना है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। जो Fe+2 बना है, दिस बिहेव्स एज एनोड एंड द नोबल मेटल प्रेजेंट इन इट सर्व्स एज कैथोड। आयरन के अंदर कोई भी थोड़ी सी भी अगर इम्प्योरिटी होगी या उसके आसपास कुछ प्रेजेंट है, कोई भी मेटल प्रेजेंट है, तो वो एक उसकी तरह कैथोड की तरह सर्व करेगा और ये एनोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक स्मॉल लोकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है इस सरफेस के ऊपर। जो भी मेटल, मतलब आयरन का जो हमारे पास रखा हुआ है पीस, उसकी सरफेस के ऊपर लोकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू Fe+3 एज ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं रस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके केस में जो हमने देखा कि बहुत सारे मेटल, इससे पहले भी हमने बात की थी एल्यूमिनियम है और कई सारे मेटल्स थे जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट वो उनकी जो ऑक्साइड बनता है वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स वो एक बहुत स्ट्रांग होता है और उससे चिपका हुआ रहता है, हटता नहीं है उसके ऊपर से, जिसकी वजह से जो अंदर की सरफेस है वो प्रोटेक्ट हो जाती है और हमारा मेटल जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, जो हमारे पहले के मेटल्स में हमने देखी थी। यहाँ इसके केस में क्या होता है कि ये जो हमारा आयरन ऑक्साइड बना है ये फ्लेक्स की फॉर्म में होता है, लेयर नहीं बनाता है, लेयर स्ट्रक्चर नहीं होता, और इस वजह से ये जो फ्लेक्स बनी है ये हट जाती हैं और जैसे ये हटती हैं नीचे की सरफेस वापस से एक्सपोज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और आप देखते हैं बहुत लंबे टाइम तक अगर आयरन का कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो वो
पूरी जंग खा के ख़त्म हो जाती है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। हैलाइड्स की बात करें, आयरन डिजॉल्व्स इन द हैलोजन एसिड्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस द हाइड्रेटेड डाई हैलाइड्स कुड बी ऑब्टेन। कुछ हैलाइड्स हैं जो ये हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है नॉर्मली। FeF2 8H2O वाइट होता है, FeCl2 4H2O पेल ग्रीन होता है, FeBr2 4H2O अगेन पेल ग्रीन होता है, FeCl2 4H2O कंटेन्स ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स विद 2 क्लोरीन इन ट्रांसपोजिशन, क्लोरीन ट्रांसपोजिशन के अंदर होते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसके चारों तरफ स्क्वायर प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। Fe+3 forms crystalline salts with all the common anions except I-। आयोडाइड सॉल्ट नहीं मिलेगा, बाकी सारे सॉल्ट इसके मिलते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ये आप देखते हैं अगेन FeF2 ये वाइट सॉलिड होता है, बाकी ये सब जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं ये लाइट कलर के होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, आयरन बहुत बड़ी संख्या में कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, उन सबको डिस्कस करना भी पॉसिबल नहीं है, बट कुछ कॉम्प्लेक्सेस हम लेंगे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जैसे कि -2 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के ये कार्बोनाइल्स के अंदर मिलती है, और एक बहुत बड़ी संख्या में इसके कार्बोनाइल्स हमें मिलते हैं। ये मोनोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, डाई न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, ट्राई न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये कार्बोनाइल्स का फॉर्मेशन करते हैं एक बहुत बड़ी संख्या में। Fe+2 ions form many complexes. Most of the complexes are octahedral, but some halide complexes FeX4 2- are tetrahedral. Best known complex is the hexacyanoferrite second ion FeCN6 4-। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो हम बात करते हैं आयरन के केस में हमारे को एक और पॉसिबिलिटी मिलती है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास काफ़ी होते हैं। तो इन दैट केस Fe+2 के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, Fe+3 के केस में हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बहुत हाई होता है, एंड ये हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट लिगेंड्स के साथ में बनाता है। इट्स पोटेशियम सॉल्ट इज़ यूज फॉर द टेस्ट फॉर आयरन इन सॉल्यूशन। ये आपने लेबोरेटरी में भी किया हुआ है। K2FeFeCN6 जिसमें आप देख रहे हैं कि अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आयरन है और जो बाहर की तरफ आयरन है आउटर स्फीयर में, दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाइट होता है। KFe इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड FeCN6 ये डीप ब्लू कलर का होता है, और इसको हम प्रेशियन ब्लू कहते हैं। फेरी-फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए जो आप लेबोरेटरी में बनाते हैं, हमारा ये लेसाने सॉल्यूशन के अंदर जब हम अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो बेसिकली उसमें हम साइनाइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और साइनाइड आयन जो है वो उसमें हम Fe+2 भी डालते हैं, Fe+3 भी डालते हैं, और उसकी वजह से हमारे को फेरी-फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि प्रेशियन ब्लू होता है, डीप ब्लू कलर का होता है, जिसको हम प्रेशियन ब्लू कहते हैं। सिमिलरली Fe2Fe3CN6 जिसको फेरोफेरीसाइनाइड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये भी डीप ब्लू कलर का होता है, और इसको टर्नबल्स ब्लू कहते हैं, और ये दोनों की दोनों इंक में यूज़ होते हैं। जो हम पेन में इंक यूज़ करते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग वगैरह में, क्योंकि बहुत ही डीप ब्लू कलर का होता है, बहुत गहरा ब्लू होता है। Fe+3 shows a preference for forming complexes with ligands which coordinate through oxygen as opposed to nitrogen। ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा वो लिगेंड जिनमें ऑक्सीजन डोनर एटम्स प्रेजेंट है, ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। आयरन के कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो फेरोसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जो आयरन के केस में हमें मिलता है। सबसे पहले ये आयरन के साथ ही मिला था। एंड इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बिगिन विद रिपोर्ट ऑफ एन एस्टोनिशिंग आयरन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जिसको हम फेरोसिन कहते हैं। इसी के साथ में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल केस था। फेरोसिन हैज़ ए स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इन सैंडविच स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि 2 साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग्स हैं जिनके बीच में आयरन सैंडविच की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सैंडविच स्ट्रक्चर कहलाता है। एक लेयर नीचे है, एक लेयर ऊपर है। एंड यहाँ जो साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन है ये अपने 5 कार्बन्स को इसमें यूज़ कर रहा है बॉन्डिंग में।
आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। और ऐसी जब कंडीशन होती है कि इस तरीके के पाई डोनर लिगेंड्स अपने कितने कार्बन को यूज़ करते हैं डोनेशन में या बॉन्डिंग में, वो उनकी हैप्टिसिटी कहलाती है। एंड दिस इज़ अ नीटा 5 कॉम्प्लेक्स, मतलब ये अपने 5 कार्बन को यूज़ कर रहा है। और ये बहुत ही मतलब स्पेशल केस है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ऊपर और नीचे वाली रिंग सेम पोजीशन में भी हो सकती थी, बट ये एक दूसरे के ऑपोजिट उसमें है, तो ये इसका स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। फॉर रिसर्च ऑन सैंडविच कंपाउंड्स, ये सैंडविच कंपाउंड्स बहुत दूसरे मतलब एलिमेंट्स के साथ भी मिलते हैं, लाइक टाइटेनियम, वेनेडियम, इवन ये रूथियम, ऑस्मियम, इरिडियम, इन सब के साथ भी मिलते हैं। तो इन सैंडविच कंपाउंड्स की रिसर्च के लिए ईओ फिशर एंड जी विल्किंसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री का इन 1973, जॉइंटली ये अवार्ड इनको दिया गया था। बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें तो आयरन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम एंड हीमोग्लोबिन के बारे में हम सब जानते ही हैं। एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, साइटोक्रोम एंड फेरेडॉक्सिन्स, hemoglobin oxygen carrier in blood, as myoglobin for oxygen storage, जो मसल्स के अंदर हमारे मायोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन के साथ में ये है। फॉर आयरन स्कैवेंजिंग एंड स्टोरेज, फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन इन नाइट्रोजनस, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से ये एंड बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट है और इस तरीके से एक बायोलॉजिकल सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now think about this. Why iron shows less oxidation states in comparison to its previous neighbor manganese? Manganese के comparison के अंदर इसमें less oxidation states क्यों होती है? Can you explain the reason of different colors of these complexes? FeCN6 जिसमें दोनों iron +2 oxidation state में हैं is white. Ferrocyanide complex is deep blue in color and ferrocyanide complex is also deep blue in color. So try to explain this behavior.